जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो चैप्टर चल रहा था उसमें 1 से 9 तक ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसी कड़ी में ये 10वां चैप्टर है जिसका विषय है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? तो ये रीटर को जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसके किसके बीच? ये जीव और वातावरण के बीच के कड़ी का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय किससे होता है? तो ये व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये टेंसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? कौन सा इसमें करता है? ये हो जाएगा जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक, ये पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? इसमें अजीवीय कौन है? मतलब जिसमें जीव ना हो, क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? उत्पादक हो, उसका उपभोक्ता और उसका अपघटक हो जाए तो खाद्य श्रृंखला कंप्लीट होता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो शाकाहारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो डायरेक्ट पेड़ पौधों को क्या करते हैं? खाते हैं। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो ये सौर ऊर्जा को पकड़ना और एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो परितंत्र में प्राथमिक और मुख्य हो जाएगा सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की किरणें हो जाता है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसकी होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों की होती है सबसे अधिक। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? ये अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा पर यानी मिट्टी के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनों को लगा के। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो ये नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके क्या कर सकते हैं? बाढ़ को रोका जा सकता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? ये सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जब जहाँ गंगा जी अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है वहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक पूछ रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या हो जाता है? तो राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो लवण विधि वनस्पति कहलाती है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। न्यूनीकृत पतिया और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? ये हो जाते हैं शुष्कोद्भिद के क्या है? प्रमुख लक्षण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने से जड़ें गहराई में क्या होती हैं? चली जाती हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो किसकी कमी से सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी क्योंकि पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस क्रिया के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होती है? जहाँ पे वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। मिम्रोकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। किसके बीच होता है? तो ये चींटियों के बीच का। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या होता है? तो सबसे बड़ा परितंत्र हो जाता है सागर क्योंकि सबसे अधिक जैव विविधता सागर में ही पाई जाती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? तब हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कि द्वितीयक? अगर हरे पौधों को खाएंगे तब प्राथमिक, यहाँ मांस की बात हो रही है तो हम क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? तो एक जीव से क्या होता है? दूसरे जीव में। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किससे कहा जाता है? तो ये एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभिद है? इसमें कौन सा मरुदभिद हो जाएगा? तो करील क्या हो जाता है? मरुदभिद हो जाता है। पर्यावरण और अजैव अवयव का उदाहरण है, क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाता है वायु हो जाएगा। जो पर्यावरण और अजैव, जिसमें जीव नहीं हो, उससे अजैव कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि करना या उगाना, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें हो जाता है हरे पौधे हो जाएंगे, जो सौर ऊर्जा से क्या करते हैं? पौधे भोजन बना लेते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात होना चाहिए? 33.3% होना चाहिए। और अभी वन रिपोर्ट यानी 2021 के अनुसार कितना भारत के कितने क्षेत्र पर वन है? तो 21.7% भूभाग पर क्या है? वन है। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसमें क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट शब्द बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर क्या होते हैं? निर्भर करते हैं। इसको क्या हो जाता है? किस लिए होते हैं? तो यांत्रिक मदद के लिए उस पौधे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पादप लायक, ठीक है, क्या देखते हैं? पाद पाले एक सुविधा है जिससे क्या होता है? जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? इसमें क्या हो जाएगा? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ये ग्रिंडल्स ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिक यानी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है? महासागर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो कम करना यानी रिडक्शन करना, यानी पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रीय करना। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इसमें हो जाता है यूकेलिप्टस। ये पर्यावरण के लिए खतरा होता है। क्यों होता है? तो ये यूकेलिप्टस ऐसा पौधा होता है जो भूमिगत जल को काफ़ी अधिक सोखता है और उस एरिया में भूमिगत जल की मात्रा को कम कर देता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? ये हो जाता है लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान क्या हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो सबसे बड़े हो जाएगा जलमंडल। सबसे ज़्यादा जीव विविधता कहाँ पाई जाती है? जलमंडल में ही पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वन प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक हो जाएगा। इसमें पूछा है कृत्रिम। कृत्रिम क्या हो जाता है? धान का खेत, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में वैसे जीवधारियों के बारे में लिखा गया है जो संकटपन पादप है और जीव जंतु है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। आगे देखते हैं, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन हो चुके हैं। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? कौन सा खतरा हो जाएगा? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती करना। झूम खेती में क्या होता है? वहाँ के जंगल को आग लगा दिया जाता है, फिर उस मिट्टी पर क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। तो ये सब क्या है? पर्यावरण के लिए और ये जैव विविधता के लिए क्या है? खतरा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में देखता है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो क्या हो जाएगा? वन उन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है ये उत्पादों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। मुख्य कारक क्या हो जाएगा? तो मानव की गतिविधियाँ। किसी उत्पाद को इको मार्क यानी इको मार्क दिया जाता है को जो पर्यावरण के क्या होता है? अनुकूल होता है, यानी जो पर्यावरण से मित्रता हो उसे क्या कहते हैं? इको। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, उसमें कौन सा है जो पर्यावरण को बचाता है? ये हो जाता है फाइकोसाइनिन हो जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में
तापांतर में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है, बहुत अधिक गर्मी होती है जिस कारण वर्षा ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूल है, कहाँ पर है? ये कह रहा है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूल है, ये हो जाता है आइकोर्निया, इसका पूर्ण नाम हो जाता है आइकोर्निया क्रेसिपस, यानी जो जलकुंभी उगता है उसी को कहा जाता है आइकोर्निया क्रेसिपस। इसको सबसे पहले बंगाल में उगाया गया था इसके खूबसूरत फूलों को देख के, लेकिन इसकी संख्या इतनी बढ़ती गई कि जिससे ये जल में क्या होता है, समस्या उत्पन्न कर गया। इससे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई हो रहा था उत्तराखंड में, तो उसका संबंध ये चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में, 1973 में कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो गार्डन को क्या किया जा सकता है? कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस को बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या इसके प्रभाव हुए हैं? तो क्या हो जाए, ऑक्सीजन निषेचन का प्रभाव सबसे अधिक हुआ है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, ये हो जाएगा जल हाइसिंथ। क्या हो जाएगा? जल हाइसिंथ। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? क्या होता है? लकड़ी के कटाई करने से क्या हो रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, क्योंकि लकड़ी कटाई से पेड़ पौधों की संख्या में कमी हो रही है, जिस कारण से तापमान बढ़ते जा रहा है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होंगे? मर जाएंगे। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन हो जाएगा। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। जीव कहाँ होते हैं? तो जीव होते हैं उत्पादक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो नीरी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? तो नागपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नागपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो क्या हो जाएगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों का बर्फ जो गलेगा तो गल के आएगा, तो इससे क्या हो जाता है कि उस जिस क्षेत्र में मैंग्रोव वन जमे वहाँ का जल का स्तर बढ़ जाएगा और वे डूब जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे छोटा स्रोत कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, क्या हो जाएगा इसमें? तो प्राकृतिक संसाधन। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सबसे अधिक प्रभावी क्या हो जाएगा? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से वो जोन रिक्ति कारक हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलाइंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी तीनों के तीनों हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें क्या सत्य हो जाएगा? तो उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो क्या हो जाता है? तो लाइकेन हो जाता है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक। खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला क्या है? ये हो जाता है एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य, यानी और इसी प्रकार ऊर्जा का जो 10% वाला क्या होता है? लॉस होता जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नाइट्रोजन क्या होती है? ये हरित गृह गैस नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, ये क्या है? इसके विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक खुला तंत्र होता है।
खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो प्राथमिक और द्वितीयक। जब शाकाहारी होता है तो प्राथमिक हो जाता है, और जब मांस खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहले क्या हो जाएगा? घास। घास को खाएगी बकरी, और बकरी को खाया जाता है मानव। इस कड़ी में मानव क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस का सम्मेलन हुआ था 1972 में, और ये मनाया गया था पहली बार 73 में। कहीं 73 देता है, कहीं 74 देता है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? इसमें कौन सा बनाता है? तो हो जाएगा घास, बकरी और मानव। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा कैसा होगा? तो जब भी होता है हमेशा सीधा होगा, ऐसे पिरामिड बनता जाता है। ऐसे संख्या यहाँ ज़्यादा होगी, फिर कम, और एक जब भी बनेगी तो ये सीधा बनेगा। परिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। परिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? इसमें सौर ऊर्जा होता है। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये बेनेट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? किसकी वजह से विश्व का जो ताप है जो बढ़ रहा है? तो समुद्र जल तल का बढ़ना बिल्कुल है, इसका प्रभाव पड़ेगा इस पे भी। हिम नदी का पिघलना, अगर तापमान बढ़ेगा तो जो हिम पे बर्फ है वो भी पिघलने लगेगा। बीमारियों का फैलना, बीमारी भी फैलेगी। प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा, यानी क्या हो जाएगा? सभी के सभी पर इसका क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। इस तरह बायोलॉजी का 10वां चैप्टर इकोलॉजी से जो था समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसका चैप्टर नंबर 11 जो कि प्रदूषण है, उसके साथ मिलते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लुसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।